2023 छत्रपति संभाजीनगर ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन द्वारा आयोजित पद्म फेस्टिवल आज शाम 6:30 बजे मिसेस मालिनी अवस्थी फोक सिंगर लखनऊ से आए हैं। कल रात में दिल्ली में प्रोग्राम करके रात में एयरपोर्ट पे उन्होंने विश्राम किया और सवेरे 5 बजे की फ़्लाइट लेकर के आए हैं। यही कलाकारों का जीवन होता है। और छत्रपति संभाजीनगर के 2 कलाकार भी मंच के ऊपर उपस्थित है। प्रमोद सरकटे सर, नवपुरकर सर जी, आप दोनों का स्वागत है। मैं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त 2016 के राष्ट्रपति भवन से सम्मानित मिसेस मालिनी अवस्थी आपको मंच के ऊपर निमंत्रित करता हूँ। श्रोताओं को निवेदन है कि आप मालिनी जी का स्वागत करिए। डॉक्टर स्मिता अवचर मैम, आपको मैं विनती करता हूँ मिसेस मालिनी अवस्थी जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। मी माननीय सरकटे सरांना निवेदन करतो की आपण सत्रास सुरुवात करावी। नमस्कार, मैं प्रमोद सरकटे आज आप सभी का स्वागत करता हूं पद्म फेस्टिवल 2023 के इस सत्र में और वंदे मातरम के इस सभागृह में आप सभी का स्वागत करते हुए आज हमारे बीच मशहूर फोक सिंगर पद्मश्री मालिनी दीदी हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार तालियों की गूंज से हम मालिनी दीदी का यहाँ पर स्वागत करें। फोक संगीत को एक अपनी अलग ऊंचाई पर जिन्होंने लेकर गए हैं और पूरे देश में ही नहीं विदेश में जिन्होंने फोक संगीत का एक महत्व रसिक जनों को दिया है और कई परफॉर्मेंस आपने देश विदेश में किए हैं और आप पद्मश्री इस पुरस्कार से सम्मानित भी है। बड़ी खुशी की बात है कि छत्रपति संभाजीनगर शहर में हम सब आपका स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं पद्म फेस्टिवल के आयोजन के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी महान हस्तियाँ हमारे शहर में जिन्हें निमंत्रित किया गया है और आपके सम्मुख मैं और मेरे मित्र सचिन जी ने पुरकर मालिनी दीदी के साथ यहाँ पर मंच पर है। मालिनी दीदी, मैं आपका स्वागत करते हुए यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको हमारे छत्रपति संभाजीनगर में आके कैसा लग रहा है? नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले तो देशपांडे जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बतौर कलाकार, बतौर भारतीय उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि एक उत्सव ऐसा हो कि जिन किसी को भी किसी भी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सम्मान योग्य उपयुक्त समझा गया है, उनकी कहानी लोगों तक आए, उनकी बातें लोगों तक पहुँचे। और यही एक बात है इसको लेकर के। सबसे बड़ी बात भाई मुझे कि वे लखनऊ आए, मुझे आमंत्रित करके घर आए। ये बहुत पहले आयोजकों में होता था कि घर आकर के आमंत्रित करना। तो मैंने तो उस दिन कह दिया था कि मैं आऊँगी चाहे जैसे भी हो। गत वर्ष भी मुझे आना था और आप यकीन नहीं करेंगे टिकट होकर के कैंसिल हुए हमारी ओर से, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ
आ गई थी पारिवारिक, मैं नहीं आ पाई। और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला था कि 24, 25, 26 आपके तीनों दिन मेरे यहाँ पे पूरी टीम भी बैठी है, 24 को बनारस, कल दिल्ली। और आज हमने कहा कैसे भी करेंगे, शरीर में गले में थकन दोनों थी, लेकिन मैंने कहा ये एक वादा है मेरा खुद से और मैं इसलिए आऊँगी ज़रूर, और मैं इसीलिए आज यहाँ पर आई हूँ। और आपके प्रश्न का अब उत्तर ये है कि संभाजी नगर से मेरी बड़ी पुरानी स्मृतियाँ, जब ये औरंगाबाद हुआ करता था। यहाँ पर मैं आई हूँ जब मैं 11 साल की थी और स्कूल का टूर हुआ और बॉम्बे का था। उस समय तो न नेट था न गूगल था, लेकिन शायद पुराने लोग बड़े लगन के संग करते थे जो काम करते थे। बच्चों का टूर प्लान किया गया तो उसमें अजंता एलोरा दर्शन भी था। स्कूल ट्रिप जिसे स्कूल ट्रिप। तो मैं तो छोटी थी, मेरी बड़ी बहन जा रही थी तो उनके संग हम भी लटक लिए, जैसे बहनों भाइयों छोटे भाई बहनों की आदत होती है, लिटरली लटक लिए। और उन्होंने इजाज़त दी सिस्टर्स ने। चूँकि मैं इतिहास मेरा प्रिय विषय रहा, तो उस समय जो औरंगाबाद देखा और जो हमने यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरें शहर की देखी, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम उतना सम्मान नहीं करते जितना कुछ इस शहर में देखने और दर्शन के लिए है। और उस छोटी उम्र में मुझे याद है, ख़ास तौर पे दौलताबाद फोर्ट मैं नहीं भूल पाती। और मुझे लगता है मेरे देखे हुए भारत के सभी दर्शनीय फोर्ट्स में नाम तो दूसरे फोर्ट्स का है, चित्तौड़ का, गोलकुंडा का, लेकिन मुझे लगता है दौलताबाद फोर्ट अपने आप में अपने डिज़ाइन को लेकर एक नवीनता है उसमें, और इतिहास के छात्रों को भी प्रेरित करना चाहिए उसको आके देखें। या बीबी का मकबरा, पंचक्की, मुझे सब वो बचपन का ऐसा, शायद उतनी फ़ोटोज़ नहीं उस समय खींचती भी नहीं थी, लेकिन आँखों में स्मृतियाँ। मैं आज देशपांडे जी को बता रही थी कि तब मैंने अजंता के दर्शन किए जब बहुत सारी गुफाएं बंद नहीं थी, और एलोरा ऑफ कोर्स, औरंगाबाद की गुफाएं। तो वो एक मेरे मन में ऐसी छवि थी कि मैं चाहती थी कि परिवार के साथ आऊं और दिखाऊं। और मैं 3-4 साल पहले कार्यक्रम एक बन भी रहा था, हो नहीं पाया। उसके बाद आकाशवाणी का जो प्रसार भारती का नेशनल, उसमें एक लोक संगीत सम्मेलन हुआ था जिसमें फोक आर्टिस्ट पूरे देश के आए थे, उनकी प्रस्तुति थी। तो उसमें मैं आई थी औरंगाबाद प्रोग्राम देने के लिए। तो ये मेरा इस तरह 2 बार आना हुआ है, और अभी आपने बुलाया तो पुनः आप सबके समक्ष हूँ। और मेरे आने तक परिवर्तन हो चुका है कि वीर छत्रपति संभाजी के सम्मान में अब जाना जाएगी हमारी मातृभूमि। बहुत बहुत बधाई देती हूँ उसके लिए। यस, फिर से आपका स्वागत करते हैं इस हिस्टोरिकल हमारे छत्रपति संभाजीनगर शहर में। और जो कि आपने आपके अनुभव बताए कि आप जब स्कूल ट्रिप में यहाँ पर आए थे, और हिस्टोरिकल जो आपने अजंता एलोरा सभी आपके अभी भी आपके माइंड में वो फिट है, वो फ्रेम फिट है, वो एक वर्ल्ड लेवल पे हम उसको देखते हैं। क्योंकि हमारा शहर जागतिक लेवल पे, वो लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। ये बड़ी अभिमान की, गर्व की बात है हम सब संभाजीनगर वासियों के लिए। और मालिनी दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप विदेश में भी काफ़ी शोज़ कर चुके हैं, बराबर? तो हम सब कलाकार, जब अभी आप है, मेरे गुरु है पंडित हृदयनाथ जी मंगेशकर, भजन सम्राट अनूप जी जलोटा, इनके साथ भी कई जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं उनसे भी कई बार पूछता हूँ कि आप जब विदेश जाते हो और जब विदेश से आते हो तो आपको क्या इधर की हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, क्योंकि आपका पहराव भी इतना बड़ा खूबसूरत है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, तो हम आपके मन की भावनाएं जानना चाहेंगे कि जब आप विदेश में परफॉर्म करते हो और हमारे भारत में परफॉर्म करते हो तो आपको क्या फील आता है, क्या आपका अनुभव है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा जीवन में मैंने जो चुना है वो माटी के गीत हैं, माटी के गीत हैं, संस्कार के गीत हैं, परिवार के गीत हैं।
और परदेश में बैठे हुए आदमी उसी से दूर है, हाँ, परिवार से दूर है, अपनी माटी से दूर है। संस्कृति बचा के बसा के रखी उसने, लेकिन उसको वो मिस करता है। तो ये कह सकती हूँ कि मेरे जब कार्यक्रम होते हैं बाहर तो भावनात्मक रूप से बहुत खींचता है वो दर्शकों को, श्रोताओं को। एक मेरी कोशिश रहती छोटा सा भारत का निर्माण मंच पे करूं, और चूँकि लोक संगीत भावनाओं के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो वो जुड़ जाते हैं उससे। और एक दूसरा तो इसलिए बहुत सुंदर एहसास होता है, ख़ास तौर पे मुझे त्यौहार और उत्सव मनाने में बहुत मनाया जाता है। मेरी जो टीम आई है ये मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया पिछले साल छठ मनाने गई थी, होली मनाने हॉलैंड गई थी, स्वतंत्रता दिवस पे अमेरिका थी, मॉरिशस थी, होली में त्रिनिदाद थी। तो जब आप या अभी मैं गई थी कोरिया, तो वो कार्यक्रमों में जब दो अंतर जो मुझे दिखते हैं वो ये कि वहाँ पर समय बहुत कीमती है लोगों का। तो समय मूल्यवान होने के कारण यदि वो मान लीजिए महीने में 1 या 2 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया, तो वो भी उनके लिए एक मंदिर जैसा समर्पण होता है। तो वो फिर सब कुछ घर में छोड़कर, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, कार्यक्रम में आते हैं और पूरी तरह समर्पित होकर आपको देखते सुनते हैं। तो वो एक ऐसा लगता है कि आना स्वार्थ हुआ। पूरा सभागार खचाखच भरा रहता है। 7 बजे का कार्यक्रम होगा तो 5:30 ये 6:30 तक सभागार भर जाएगा। और बहुत, क्योंकि बाहर की संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ बड़ी अनौपचारिकपन है, पारिवारिकपन है, तो वो बहुत लिहाज में पूछ कर फ़ोटो खींचवाते हैं, हर चीज़ में सुविधा पूछते हैं। हम लोग को उसकी उतने आराम की आदत नहीं है, तो अच्छा लगता है। लेकिन उससे बड़ी बात एक संतोष ये मिलता है कि जीवन में ऐसी राह चुनी है कि किसी परदेश में बैठे हुए इंसान को अपने परिवार और घर की और अपनी मिट्टी की, गांव की याद दिला सकें, तो बहुत जीवन स्वार्थ लगता है। मैं यही आपका जो अनुभव है इस पर 2 लाइन बोलना चाहूँगे कि हम भी अभी कलाकार जब हमारे देश के बाहर परफॉर्म करके आता है, सावरकर विश्व सम्मेलन के लिए, जब मैं दीदी आपसे बताने में मुझे बड़ा आनंद मिलेगा कि सावरकर सम्मेलन में 2013 में मैं यूरोप टूर पे था। तो यूरोप टूर पे मैंने उधर की संस्कृति देखी, उधर का संगीत सुना, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ गीत वहाँ पर प्रस्तुत किए, देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैंने उधर का पूरा माहौल देखा, संस्कृति देखी, हमारे देश में जब मैं लौटा पूरा हमारे प्रोग्राम करके, तो एयरपोर्ट पे जब उतरा और जब इस भूमि को स्पर्श किया तो पता नहीं एक अलग सी अनुभूति मिली। और मन में सिर्फ एक ही गीत के ख्याल आए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि ये हर कलाकार की जो भावना है, आप भी जब जाके आते हैं, सचिन है, हम है, हमारे सब संभाजी नगर के कई कलाकार, हम जब हम विदेश जाके आते हैं तो ये भावना हमारे मन में ज़रूर है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संगीत, हमारी देश की परंपरा इस जगत में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका गर्व अभिमान हम सबको है। और एक चीज़ जो मैं उत्तर आपका उसी से बढ़ाती हुई एक बात बताना चाहूँगी, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा सुन के। स्पेन में कार्यक्रम था, ये हमारे जो आज दल आया है कार्यक्रम में, उनका नाम भी सचिन है, अमित है, धर्मेनी, सब लोग गए थे। तो स्पेन में हमारा मैड्रिड के अलावा जो दूसरा कार्यक्रम था वेलेशिया में, जहाँ इंडियन कल्चरल सेंटर है। अब आप सोचिए, स्पेन जहाँ की मातृभाषा अलग स्पेनिश, और वहाँ पे भारतीय डायस्पोरा बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं। मैड्रिड फिर भी सब जानते हैं, पूरे दुनिया में फुटबॉल के दीवाने हैं। वहाँ से भी 100-150 किलोमीटर दूर जहाँ हमारा कार्यक्रम। तो मैं मनी मन, हर कलाकार कोई शंका होती है लोग आएंगे कि नहीं, कैसा होगा क्या, तो वहाँ पे ये हमारे कलाकार होंगे सामने, तो इस बात की तस्दीक, ये लोग हैं कि नहीं, हमारी टीम के लोग, वादक कहाँ है, तो उनको बुलाएं जरा, वो तो सुनना चाहिए उनको, उनके मतलब की बात है। अजय जी कहाँ है, अमित वगैरह सब यहाँ बैठे। सचिन आप लोग सामने आइए, सामने बैठो। तो ये लोग कार्यक्रम में हमारे साथ थे।
आपको इतना आश्चर्य होगा कि जब हमने पर्दा खुला तो सामने 100% वाइट ऑडियंस थी। 100% माने सारे गोरे, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं गोरे, हमारे अवध में गोरे बोलते हैं। कहाँ छुपे हो भैया, बैठो। ये सब हमारे फौजी मालिनी दीदी के ये सब साथी कलाकार सभी से सबका जोरदार तालियों से इनका आप स्वागत सचिन है, करिएगा हमारे धर्मेंद्र है, शहर में। राजेश मिश्रा जी, अमित हैं जी। मैं स्पेन का वो कार्यक्रम बता रही थी तो सारे वाइट जितने थे, तो मैंने एक हमारे को जो वहाँ भ्रमण करानी थी, गुजराती थी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो मेरे को क्या था, मैंने कहा मैं अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ, बोली मैंने कहा मुझे स्पेनिश नहीं आती। तो मैं उनको जो गा रही थी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी और वो इंग्लिश से स्पेनिश में बता रही थी अपने श्रोताओं को। तो मैं ये आपको क्यों अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहा कि मैं अब जो गीत गाने जा रही हूँ, पहले मैंने इंग्लिश में बताया उनको कि ये भगवान राम के जन्म का उत्सव का गीत है। और हमारे भारत में हर घर में जब शिशु का जन्म होता है तो ये मानते हैं राम जन्मे। आज भी राम के जन्म की बधाई और सोहर गाते हैं, क्योंकि माता पिता का मन होता है, चाह होती है कि हमारा बेटा राम जैसा विनयी, वैसा धर्मवान, वैसा आज्ञाकारी, वैसा दयावान, वैसा क्षमाशील, वैसा विनयी और वीर बने। तो ये मैंने इंग्लिश में बोला कि एवरी फैमिली, वेदर इट इज़ अ किंग और अ फार्मर, they celebrate the birth of their child by singing celebration songs of badhai of when Lord Rama was born in Yug Treta, thousands of years ago, and it is assumed that Ram was born। मैंने इंग्लिश में बताया, उसने स्पेनिश में जैसे ही ये ट्रांसलेट किया, पूरी स्पेनिश जनता ताली बजाने लगी। गाना शुरू नहीं हुआ था, वो ताली बजाने लगी। तो मैंने उनसे पूछा वाई आर दे क्लैपिंग, तो उसने भी स्पेनिश में पूछा, शी इज आस्किंग वाई आर यू क्लैपिंग। तो somebody got up and answered, what a great civilization, जहाँ पे राम के जन्म के गाने आज भी गाए जाते हैं। क्या अद्भुत संस्कृति है जहाँ भगवान राम के जन्म को आज भी गांव और शहर में मनाते हैं। भारत में हम उसके लिए ताली बजा रहे, वी आर अपलॉडिंग फॉर द ग्रेट सिविलाइजेशन दैट इंडिया इज। स्पेन में वो श्रोता बोल रहा है। तो ये जो आपका उत्तर है कि भारतीय संस्कृति की जो उसका वैशिष्ट्य है अपने आप में सबको इतना आकर्षित करता है। आज जब हम 10 साल पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, वहाँ पर जिस प्रकार का आदर, जिस प्रकार का भाव हम रखते हैं, वो ही है जो पूरे विश्व को आकर्षित करता है, और कला का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। क्या बात है, बहुत अच्छे अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए। सचिन जी कोई पूछना चाहते हैं? दीदी, अभी संस्कृति की बात हुई और देवगिरी फोर्ट का भी जिक्र हुआ। इस हिस्ट्री में एक ऐसी भी बात है कि अमीर खुसरो जो थे, तो पहला ख्याल गए कि जो आज हम गाते हैं, तो ये पहला ख्याल भी यही देवगिरी फोर्ट में रचा गया, परफॉर्म हुआ खुसरो द्वारा। हाँ जी। और इस शहर की एक और ख़ासियत ऐसी कि यहाँ पर गज़ल बहुत अच्छी बढ़ी है। तो बातें हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक अहमद फराज साहब का जो कलाम आप पेश करती है, तो उससे एक शुरुआत हो जाए तो क्या तो कमाल है मेरे लिए, तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं, हमारी खुशनसीबी है कि हमें सब और आनंद मैं मिलेगा। आप ऑडियंस कम है, लेकिन आपको दाद देखिए कैसे मिलेगी। क्योंकि हमारे नहीं, वो तो हम लोग मानते ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हम लोगों को हमेशा ये बोला कि एक एक श्रोता एक एक लाख के बराबर है। आज के ज़माने में जब टेलीविज़न है, आज के ज़माने में जब फ़ोन्स हैं, मनोरंजन के लाखों चीज़ें, उसमें सजीव आनंद को लेने के लिए जो भी आया है वो भगवान से कम नहीं है। तो हम लोग तो बहुत आदर और सम्मान करते हैं। ये आपने अच्छी बात बताई कि एक तो मैं खुसरो, आपको पता है हमारे सोरों से हैं, हमारे मतलब उत्तर प्रदेश, उनका जन्म सोरों में हुआ। एटा ज़िला है उत्तर प्रदेश में। और ये जो हमारा जो आज अयोध्या है, पहले फैज़ाबाद बोलते थे, तो हज़रत अमीर खुसरो जब सिर्फ अमीर खुसरो थे,
हजरत नहीं कहलाए जाते थे। उस समय वो बलबन के सूबेदार होकर के तैनात हुए फैज़ाबाद में, फौज में। वो तो फौज के सिपाह सालार थे और 8 साल फैज़ाबाद रहे। उस 8 साल फैज़ाबाद रहने का उनके भाषा पे इतना अंतर आया, चूँकि यदि उर्दू वाले हैं तो फारसी के इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन हिंदी का, अवधी का, ब्रज का, क्योंकि एटा ब्रज प्रदेश है, इतना असर आया कि जो छाप तिलक सब छीनी है, या काहे को ब्याहे विदेश है, अम्मा मेरे बाबा को, या बाबुल मंडवा छवायो, ये सारी जो देशज गाने ये खुसरो ने वहीं अवध में बैठकर लिखे। क्योंकि पहली बार जो आदान प्रदान भाषाई हुआ, बोली का, संस्कृति का, तो फारसी के विद्वान ने ये चीज़ें लिखनी शुरू हुई। और मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश का उस समय का जो दुआबा का इलाका था, गंगा जमुना का, उसका बहुत बड़ा हाथ रहा खुसरो को ढालने में। जो खुसरो बने, उन्होंने जो राग इजाद किए वो, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश आज भी साहित्य, अदब, सुर, संगीत सबकी एक तरह से कह लीजिए वो तो पालना जैसा रहा है। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर उन्होंने उसकी प्रस्तुति की दौलताबाद में। फराज साहब की गज़ल की अपने पेशकश के लिए कहा है, मैं देखूँ कुछ सुरूर लूँ, ऐसे ही कुछ गा देती हूँ। जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। दीदी ये हमारी, सचिन जी मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा कि ये जो तालियां है हमारे शाह संभाजीनगर शहर की रसिकता है श्रोताओं की, क्योंकि हमारे शहर से बशर जी नवाज, जिनका आपने नाम काफ़ी सुना है, और मशहूर गज़ल नवाज हमारे शहर के मशहूर बशर नवाज जी की गज़लें, हम यहाँ पे काफ़ी गज़ल के भी शोज होते हैं और उतने उसके गज़ल के कदरदान भी है। तो आपने बहुत अच्छा, सचिन जी ने तो ज़रूर गज़ल के कदरदान अगली बार बुलाएं। जी 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 ज़रूर। और अभी जैसे गाना शुरू हुआ है तो मैं ले चलूँगा कि इस क्षेत्र में गुरु शिष्य ये एक योग होना चाहिए। अगर ये प्रारब्ध में है तो मुमकिन है, नहीं तो मुश्किल होती है। इसके बारे में आप हमसे शेयर करें, और आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई? देखिए, आज आपकी बात का उत्तर मैं आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पे ये दूंगी कि यदि प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध भी संकेत देता है और उस संकेत के पीछे भागना पड़ता है। प्रारब्ध कहीं ना कहीं आपको यदि इशारा करता है, संकेत देता है कि आपके जीवन में आप पैदा इसलिए हुए हैं, आपको ये करना है, ये आप की मंजिल है, तो उसके लिए चलना तो आपको पड़ेगा, निकलना अपने आप पड़ेगा। अब गुरु की बात आप करें तो गुरु तक शिष्य को पहुंचना ही पड़ता है। बाकी तो छोड़िए, कबीर की तो कथा कितनी मशहूर है कि काशी में, कि जब उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया तो जानते थे कि वो जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने 2-3 बार उनको भगा भी दिया। तो बस वो ये देखते थे कि कब ये सीढ़ी से गंगा जी नहाने उतरते हैं। तो उसी उनकी यात्रा में भोर में 4 बजे उनकी सीढ़ी पे ज़मीन पे लेट गए। जैसे ही पैर पड़ा तो देखा कि शरीर पे पैर पड़ गया है। तो उनके मुंह से निकला सीधे, अरे राम राम राम। तो उन्होंने सीधे पाँव छू लिए कि आपने दीक्षा दे दी मुझे राम राम कह के। इसीलिए कबीर के ब्रह्म राम है, निर्गुण। कबीर तो निर्गुण लिखते हैं, लेकिन जो उनके ब्रह्म हैं उनका नाम उन्होंने राम ही रखा है। रामानंद जी से इस तरह दीक्षा पाई। तो मैंने भी गुरु हमारी पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी, अप्पा जी, उनसे 20 वर्षों तक उनका आशीर्वाद मिला।
और जब मैं उनसे शिक्षा लेने के लिए गई, उस समय मैं गा बजा रही थी, रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट थी और मेरे प्रोग्राम्स हो रहे थे, रियलिटी शो में आ चुकी थी, अच्छा खासा एक नाम था जिसको आप कहें। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ था जो मुझे लगता था कि मुझे फिर से अपने को मानना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि गुरु को पास सुपुर्द होने पे आपको अपने को मिटाना पड़ता है, फिर आपको वो गढ़ता है ना। तो मिटाने के लिए ईगो पहले मिटाना होता है, अपना अक्स मिटाना होता है, और फिर मैं गुरु के पास दोबारा कि अप्पा जी आप सिखाएं, ऐसे मैंने उनको पाया। तो ये प्रारब्ध का पीछा भी करना पड़ता है कई बार। लेकिन लोक संगीत जहाँ तक है कि मैंने जो जीवन में राह ये चुनी कि भारत के पारंपरिक संगीत को सामने लाऊं, तो उसमें अपने गुरु के अलावा बहुत सारे मेरे पास जीते जागते ऐसे गुरु थे अदृश्य, जिनमें हर घर की दादी थी, हर घर की माँ थी, हर घर की बुआ नानी थी, जो ढोलक में न जाने कितने गीत गाते थे। हर किसान था, पानी बरसने की वो आस लगाए कजरी गा रहा कोई भी किसान था। असंख्य लोक कलाकार जिनकी मैंने बिरहा सुने, कजरी सुनी, आल्हा सुने, उनके शब्दों का मर्म जाना, वो सब भी मेरे गुरु हुए। तो मुझे लगता है कि मनुष्य यदि सीखना चाहे तो आज आपसे भी कुछ लेके जा सकती हूँ, और वही आदमी आगे जाता है जो आजीवन मृत्यु के अंतिम सांस तक छात्र बना रहता है। जब सीखने की भावना रहती है कि मैं कुछ पाऊँ, कुछ सीखूं, तो नित नवीन होता जाता है, नित अपने को परिष्कृत भी करता जाता है, समय को समझता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि मुझसे आप पूछिए तो मैं पुरानी पीढ़ी की कलाकार हूँ। मतलब जब आपको मैं बता रही हूँ कि मैं किस ज़माने में यहाँ पर आई थी, तो वो हमने जब सीखना शुरू किया, ये वो दौर था जब लोक संगीत घरों में ढोलकों में कैद था। शायद आकाशवाणी ने कुछ सुरक्षित रखा था, वरना बस शादी ब्याह संस्कार ब्याह में जो घर में बैठकी हो गई उसमें, लेकिन हर घर में था। मंच पे आना ये कोई सोचता भी नहीं था, मंच पे कोई लाएगा ये कोई सोचता नहीं था। लाते थे तो पुरुष कलाकार जो खड़े होकर गाते थे, नाचते थे। वो चाहे आपके पिछले लेकिन 30-40 साल में आपने देखा होगा कि सरकार से लेकर के समाज सबको लगा कि यदि ये लुप्त हो गया तो हम लुप्त हो जाएंगे, और मंच पे लोक कला को लाने की एक कवायद शुरू हो गई। तो मैंने भी ये चीज़ एक सीखी और वक्त की नज़ाकत ये समझी कि आज यदि विजुअल मीडियम हो गया है, आज यदि दृश्यात्मक हर चीज़ है। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि यदि मान लीजिए इसका लाइव प्रसारण हो रहा हो या आप बाद में करेंगे, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे 300 लोग देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 30 लाख लोग देखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट हो गया। ये जो चीज़ें टेलीविज़न में प्रसारित हो रही हैं, ये लाइव आजकल प्रसारित हो रही हैं, तो उसमें मुझे तो 16 साल के बच्चे को सुनाना है। अब उसको वो मंज़र नहीं मिल रहा कि वो घर में सुने। उसके पिता की आज आर्थिक हालात ऐसे हैं कि दादी अब गांव में, वो शहर आ गया है, उसको दादी का सानिध्य नहीं, माँ को गाने आते नहीं, मैं सुना रही हूँ। 16 साल के लड़के के लिए हमें तो 16 साल की तरह समझना ही पड़ेगा। मैं नहीं 16 साल की हो सकती, लेकिन मानसिक रूप में मुझे समझना पड़ेगा कि कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, कैसे उन गीतों को लाऊँ। उस लिहाज से मैंने अपने आप को परिष्कृत किया और ये चीज़ें समझी कि आज का जो विजुअल मीडियम है उसमें मैं वक्त के प्रस्तुति को बदलते हुए अपनी प्रस्तुति बदलूं, गायन शैली बदलूं, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है असर लाया है इस तरह से कि आज उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में मैं कहूँ तो पारंपरिक लोक गायन को सम्मान की दृष्टि से लोग देखने लगे हैं। जी जी, क्या बात। दीदी, अभी आपने कहा कि ये परिश्रम लेना पड़ता है, प्रारब्ध के पीछे भागना भी पड़ता है जब संकेत मिलता है तब। मैं सिखाता भी हूँ तो स्टूडेंट से मेरा काफ़ी राब्ता होता है, तो देखता हूँ कि कुछ लोग सीखते हैं कुछ साल और फिर एक कुछ 10वीं 12वीं या जो भी, तो मुझे ये कहना है कि आपकी ओर से ये मैंने भी अनुभव किया है कि एक दो चीज़ें हैं।
फॉलिंग इन लव और बीइंग इन लव, ऐसी दो चीज़ें हैं। तो पहले वाली में जो है उसमें थोड़ा आकर्षण हो सकता है। मैं संगीत के बारे में कह रहा हूँ सब लोग, लेकिन यहाँ युवा लोग काफ़ी है तो समझ में वैसे ही आएगा। तो एक थोड़ा आकर्षण भी होता है, नयापन होता है, तो पैशन होता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी आ जाता है, जैसे कॉम्पिटिशन्स है या जो भी। लेकिन एक पड़ाव जो उसके बाद आता है, गुरु उनको कहते हैं कि अभी 5 बजे सवेरे तानपुरा लगाओ, सुर लगाइए, आवाज़ कमाइए, गमक तान ये सब चीज़ें, वहाँ पे एफर्ट्स लेना ज़रूरी है। तो वो एफर्ट्स लेते लेते ही वो एक पड़ाव आगे का आ जाता है, जो मैं कह रहा हूँ कि बीइंग इन लव, कि वो एफर्ट्स लगते नहीं है। अगर आप आज किसी ने कह दिया कि हमें 10 दिन आप गाइए मत, तो वो शायद एफर्ट लगे। तो इस स्थिति तक ये जाना चाहिए। आप आई एम श्योर कि आप इसमें से गई हैं, तो वो उस बारे में कुछ आपकी यादें अप्पा जी के पास आप सीखी हैं, तो वो कुछ शायद किस्से मुझे मिल जाएंगे। नहीं देखिए, मुझे लगता है जब तक लुत्फ नहीं आता कोई भी चीज़ करने में, तो आप कर ही नहीं सकते। आज के समय में देखिए, पहले का युग अलग था। आज के युग में ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं कराया जा सकता आज के समय में, क्योंकि वक्त बदल गया। आजकल बच्चा ज़बरदस्ती कुछ करेगा ही नहीं। पहले तो ज़बरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर, ज़बरदस्ती शादी कर लेते थे, ज़बरदस्ती सब हो जाता था। आज के लोग जो चाहते वही करते हैं। और ये जो साधना का विषय है, हाँ जी, इसमें सब कुछ देना पड़ता है, समय, त्याग। और ये जो बच्चे को मन में आ गया, जैसे आप यदि रियलिटी शो आज देखें, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह का गाना गा रहे हैं, वो खतरनाक गा रहे हैं। ऐसा गा रहे हैं कि लगता है कितनी जन्मों की यात्रा है जो इतना सीख कर आए हैं, कितना रियाज कर लिया। उनके माँ बाप उनके संग बैठते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो इस समय जिस तरह का गा रहे हैं, वो ज़िंदगी में गाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो 8-8 घंटा 7-7 घंटा रियाज कर रहे हैं, तब इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। कई बार क्या है, जब अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ घर में कोई गाता नहीं था। मतलब संगीतमय माहौल होना, परिवार में संगीत होना बड़ा अंतर है। बहुत सारे लोग जिनके यहाँ पर हमारे कलाकार कुछ बैठे हैं यहाँ पे, राजेश जी हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े तबले वादक हैं। कई पीढ़ियों से संगीत, मतलब आँख खोली तो पिता, चाचा, बाबा, बॉस सब लोग को गाते बजाते देखा। वो परवरिश अलग है। सचिन हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े वादक। तो तब आपकी कंडीशनिंग अलग होती है। हम लोग पैदा हुए, बड़े हुए तो पढ़ाई पहले थी। ये था कि पिता माता अच्छा सुनते थे, तो भाई लड़कियां सीखें, गुरु आ रहे हैं सुने। उस तरह का भाव से सिखाया गया हम लोग को। अब देखिए, हम हमारी बहन सीखे, बड़ी बहन हमसे 5 साल बड़ी हैं, उन्होंने सीखा, बल्कि उनके पास वो फिर बीए भी गई यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में रामाश्रय जहाजी से सीखी, जहाँ शुभा मुदगल जी उनकी सीनियर थी। मैं बल्कि यूनिवर्सिटी, मेरे पास म्यूज़िक नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर इतना जुनून चढ़ चुका था कि उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब, गोरखपुर में आकाशवाणी था उस समय, और उस्ताद राहत अली खां साहब, उनसे मैंने सीखना शुरू करा। और उनसे सीखना शुरू किया तो फिर उर्दू की समझ शुरू करी। सारे शायरों के जो दीवान होते थे, 14-15 साल की उम्र में लखनऊ से मैं ख़रीद कर लाती थी। मेरी उम्र नहीं थी उन कलाम को पढ़ने की। ये तो मेरा नाम हो गया फोक में। मैं तो जो शुरुआत बुनियादी क्लासिकल और गज़लों की थी, और वो मुझे लगता है अब कि मुझसे बड़ी बहन होने के बावजूद उनको शौक़ नहीं था या दीवानगी जुनून नहीं थी। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है पर्सनल फैक्टर है कि आपको जब ये लगने लगे कि भाई आप पे दबाव पड़ रहा है सीखने का, आपको गाने के लिए 4 लोग बैठे हैं, कहा गया भाई गाओ गाओ गाओ, और आपको झिझक लग रही है, शर्म आ रही, कैसे गाएं, तबला नहीं, गला नहीं है, ये नहीं है। लेकिन एक होता है नहीं, हमें करना ज़रूरी है। वो मुझे लगता है हर एक की अपनी एक तबीयत होती है, और उस तबीयत के हिसाब से उसको ज़िंदगी में रास्ता मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं आपको एक अपना अनुभव ये बताऊं कि मैं बहुत सीख करके गा बजा कर, जहाँ मैं भातखंडे में टॉप किया, प्रोग्राम्स दे रही थी, बाकायदा कल्चरल प्रोग्राम, देश के बड़े प्रोग्राम्स कर रही थी। आपको यहाँ महाराष्ट्र में हो तो बताऊं, एक कंपनी होती थी म्यूज़िक इंडिया,
जो पॉलीडोर का नाम था बाद में, उन्होंने एक म्यूज़िक में कराया कंपटीशन ऑल इंडिया। ये बात है 88 की। तो उस समय जोन वाइज चुनाव होता गया और मैं फाइनलिस्ट बनी। और ये तेजपाल ऑडिटोरियम में मुंबई में सन 88 में कंपटीशन हुआ। जज थे ख़याम साहब। और उसमें जो आज भी मुझे याद है, फर्स्ट आया था एक लड़का, आप लोग महाराष्ट्र जानते हैं, जयदीप स्वादिया, और सीमा अनिल सहगल जी जो कमाल अद्भुत गज़ल गाती हैं, सीमा अनिल सहगल जी, और मैं सेकंड, हम दोनों साथ में आए 88। यानी उस लेवल पे हम लोग बड़े बड़े फेस्टिवल कर रहे, तो शादी हो गई। शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया, एक अलग ज़िंदगी अलग तरफ लेके चली गई। लेकिन अंदर वो तबीयत कहती रही कि ये पड़ाव हो सकता है लेकिन मंजिल ये नहीं है। यहाँ रुक सकती हो, सुस्ता सकती हो, कुछ सीखना है, गढ़ना है तो अपने को गढ़ सकती हो। तो मैंने गढ़ना शुरू किया। गढ़ना ये शुरू करा कि अब मैं इसे तो बदल नहीं सकती थी जो मेरी ज़िंदगी में हो चुका था। यानी कि मैं 22-23 साल में, 25-24 साल में मैं 2 बच्चों की माँ थी। और मेरे पति उस समय यूपी में एक IAS ऑफिसर थे, आज से 37 साल पहले। तो छोटी छोटी जगहों पे तैनाती होती जहाँ पे तबले का रियाज मुमकिन नहीं था। बाकी तो छोड़िए, अफसर की बीवी गाती थी, वही अपने आप में तहलका था, तुरंत अखबार में आ जाता था। तो लोगों का नज़रिया अलग था उस समय। उत्तर प्रदेश की मानसिकता आप सोच सकते हैं। तो परिवार में सबके जहन खुले थे, लेकिन देखने सुनने वालों का जहन तो हमें बदलना था, वो सोच मुझे बदलनी थी। तो मैंने ये सोचा कि जो कमाल की बात है कि भारतीय स्त्री, जब मैं घर में गाती हूँ और हमारी ताई जी, हमारे भाई का ब्याह हुआ, मेरा ब्याह हुआ, तो हमारी ताई जी जो ये खूब वज़नी, उम्र दराज, सब उनसे कहते थे भौजाई अभी उठ जाओ, बस एक गाने पे नकटा पे नाच हुई जाए। तो भैया वो ढोलक छोड़ के उठ जाती थी नाचने। और जब वो उठे नाचने, कम से कम उस समय उनकी उम्र 65 साल की, घर के जितने पुरुष, लड़के, भतीजे, चाचा, सब पर्दे से छिप करके खाली उनको देखने आते थे। और वो इतनी स्थूल काय, सांवले रंग की, जब उठ कर के चितवन ऐसे देख कर के गाती थी। क्या गाती थी? जी भर गया राजा के बोलों से, मन हट गया राजा के बोलों से। अब मेरे पिताजी को देख के गाती थी, सुन देवरा हो अरे टूटी खटोली लई चलो, क्या काम है मोरे राजा की सेजों से। जी भर गया राजा की बोलों से। जब वो इस तरह गाती थी तो उनके जो भौंओं से आंखें आती थी, तो क्या लच्छू महाराज जी उस समय भाव दिखाते जो वो दिखा देती थी। तो मुझे ये लगा कि घरेलू संगीत में हमारी ताई, बच्चों की दादी, जिस गरिमा के साथ इस सामाजिकता का चित्रण कर रही हैं, ये तो मंच पे आनी चाहिए। और बस फिर दूसरा अनुभव मेरे संग एक और घटा कि अयोध्या की बात है। मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्टेड थे, कलेक्टर उस समय। खेत की बुआई हो रही थी। आप बोर तो नहीं हो रहे सब सुन के? आलू की बुआई होनी थी। तो आपको पता है कलेक्टर, यहाँ तालुका बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो बहुत सारे कई एकड़ों में बंगला, तो आई बुआई के लिए स्त्रियाँ थीं। तो वो हमसे, अर्दली आया चपरासी, वो बोला कि बुला रही हैं अंदर। मैं बाहर उनको देख रही थी कैसे सब होता है। तो उन्होंने हमसे कहा कि दुल्हन बिटिया बुलाए लाओ। तो हमारी छोटी बेटी थी 5 बरस की, 6 बरस की। और पानी बताशा कुछ हो तो मंगा लो। पानी बताशा मैं समझ गई, तो मिठाई मंगवाई और बेटी को लाई मैं। तो उन्होंने मेरी बेटी के महावर लगाया, पैर छुए, पहला बताशा उसको चखाया और हंसिया से आलू के 4 टुकड़े करके उसके हाथ में पकड़ाए कि तुम पहला खुद बो।
मेरी 5 बरस की बेटी को देवी का रूप दे करके उन्होंने उसकी पूजा की और आलू की बुआई उससे करी। और जीवन में लोक संस्कृति क्या है ये अपने जीवन में मैं खुद देख रही थी, जी रही थी। तो वो जो समय था जहाँ मुझे लगा मेरा प्रारब्ध मुझे शायद ये सीखने को कह रहा है, मैं इन संकेतों को पहचानूं जो मैंने आपको पहले कहा। तो एक तरह से वो जो उसने मुझे कहा कि दुल्हन ले आओ, वो भी मेरी गुरु हुई और मैं चीज़ें सीखती गई, समझती गई और उसका निष्पंदन इस रूप से हुआ कि मैंने ठाना कि उत्तर प्रदेश की जो लोक विरासत है उसको मंच पे मैं गायकी के रूप में लाऊंगी। मैंने 5 वर्ष से लेकर के शास्त्रीय संगीत ही सीखा है, शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम करती हूँ, ठुमरी के अलग कार्यक्रम करती हूँ, लेकिन जिसमें मेरा मन रमता है या कहिए जो मुझे अपना कर्तव्य लगता है वो भारत की संस्कृति के रूप में भारत की लोक परंपरा को आगे ले जाना लगता है। तो ये आदमी कर तभी सकता है जब वो उसके पीछे दीवाना हो। ये कोई कह के नहीं करा सकता, ये मैं कह रही हूँ, ये कोई नहीं कह सकता कि भाई आपको ये करना है, जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता। और जबरदस्ती आप किसी को पढ़ा के अफसर बना सकते हो, एक बार की ब्रिलियंट हो IIT क्रैक करा सकते हो, लेकिन कलाकार कोई जबरदस्ती नहीं बनता, वो भगवान भेजता है। भगवान की देन, सही बात है आपका। यही इस बात से ही मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि हर मनुष्य में भगवान ने कुछ ना कुछ, गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, हर मनुष्य में कुछ ना कुछ स्पार्क होता है, गॉड गिफ्टेड कुछ ना कुछ होता है। कलाकार तो गॉड गिफ्टेड ही है और किसी पर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे जो पालक है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बच्चों में, यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी बैठे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके इस अनुभव से कि मैं मेरा खुद का अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा दीदी, कि मेरे घर में मेरे पिताजी डॉक्टर थे और घर में मुझ पर प्रेशर था, हमारे भाई लोगों पर प्रेशर था कि कोई ना कोई डॉक्टर बने। तो मेरे बड़े भाई, हम सब संगीत में ही है, हम सब भाई, हमारे गुरु पंडित विजय जी देशमुख, इनके पास हमने शिक्षा ली है। पर जब हमें प्रेशर था हमारे पिताजी से कि आपको डॉक्टर बनना है, और मेरे बड़े भाई, फिर 2 नंबर के भाई, वो आर्ट्स में गए, एक साइंस में गए, और जब मेरी बारी आ गई तो मैंने बहुत पढ़ाई की और डॉक्टर लाइन में चला गया। मुझे MBBS में एडमिशन भी मिला, 2nd MBBS तक मैंने कैसे तो भी किया, लेकिन मुझ में जो संगीत छुपा था वो मुझे स्वस्थ नहीं बिठाता था। इसलिए घर पे आने के बाद तानपुरा लेना, हारमोनियम लेना, बजाना घर में, तो और मैंने MBBS छोड़ के संगीत में अपना करियर बनाया। तो ये मेरा खुद का अनुभव कि हम पर कोई ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। कलाकार जो बनता है उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं। जैसे आपने अपने अनुभव इतने अच्छे बताए कि मैं यहाँ पे बच्चे हैं तो बताना चाहूँगा कि तुम में अगर हीरे की चमक है तो अंधेरे में भी चमकोगे। तुम में अगर हीरे की चमक है तो अंधेरे में भी चमकोगे, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। इसलिए जो हमारे इस देश की धरोहर है, हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो उनसे भी अनुरोध कि उनके जो पालक यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी अनुरोध है कि उनमें का जो स्पार्क है, उनमें जो भी आपको गुण दिखाई देते हैं उसको बढ़ावा दें। जैसे आपने अपने गुण को बढ़ावा देके आज यहाँ तक आप पहुँचे। 2016 में आपको पद्मश्री खिताब दिया गया और रामनाथ कोविंद जी आपको छोटी बहन बुलाते हैं। ये बहुत फ़ख्र की बात है, अभिमान, गर्व की बात है। ज़ोरदार तालियां एक बार इनके पद्मश्री मिलने के लिए, क्योंकि फोक संगीत में पद्मश्री मिलना, ये मेरी जब दीदी से, मैं और सचिन जी हम जब बैठे थे तो हमारी दीदी से बात हो रही थी, तो दीदी ने बताया कि कई मेरे ख्याल से 20-25 सालों के, 40 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में किसी फोक सिंगर को, फोक कलाकार को पद्मश्री दिया गया। ये बड़ी फ़ख्र की बात है, अभिमान, गर्व की बात है। और आपका पद्मश्री मिलने के पहले का अनुभव और पद्मश्री मिलने के बाद का अनुभव आप क्या बताएंगे, ज़रा हम सुनना चाहेंगे। देखिए, कलाकार तो किसी सम्मान को पाने के लिए काम करता नहीं,
और मुझे लगता है सम्मान भी मिलना तब आरंभ करता है जब आपका काम नोटिस किया जाने लगता है, जब आप के काम को लोग पहचानने लगते हैं, मानने लगते हैं, स्वीकारोक्ति बढ़ने लगती है, या उससे भी अधिक बढ़कर आपके किए का कुछ असर पड़ा है समाज पे, जब ये मानने लगते हैं तब शायद सम्मान आता है। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, जैसा आपको भी हम लोग ग्रीन रूम में बैठ के बता रहे थे कि 24 साल बाद उत्तर प्रदेश में लोक संगीत में पद्मश्री या पद्म सम्मान किसी को मिला, वरना शास्त्रीय संगीत या बाकी संगीत के मामले में बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो संगीत में इतना समृद्ध रहा है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में जिस अवधि ने रामचरितमानस दी है गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने कृष्ण चरित पूरा सूरदास के रूप में दिया, जिन्होंने निर्गुण पंथी कबीर जैसे दिए, जहाँ इतना बड़ा साहित्य रचा गया, जहाँ शायरों का मिजाज जिनका आपका सबका आप नाम लें वो सब, वहाँ बुंदेली जहाँ पर आल्हा के आप नाम लें, वो छत्रसाल से ले करके आल्हा उदल की जहाँ पर गाथाएं उत्तर प्रदेश में गाई गई, वहाँ पर 23 करोड़ की आबादी में एक भी लोक कलाकार को देश के स्तर पे नहीं रिकग्निशन मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो मुझको जब मिला, मैंने इसको इसी रूप में लिया भी और समर्पित भी किया कि ये मेरा नहीं, ये उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का सम्मान है, उत्तर प्रदेश के लोक कलाकारों का, जिनमें से बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग थे जिन्हें हम लोग बहुत बहुत श्रद्धा से सुनते थे और जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। जैसे आल्हा के हमारे यहाँ लल्लू वाजपेयी जी हुआ करते थे, उन्नाव के थे और 80-85 बरस के होके मेरे, और आल्हा सम्राट कहे जाते थे। खड़े होकर के जब तलवार निकाल करके आल्हा गाते थे, कोई भी सम्मान उनके कृतित्व के आगे छोटा है। लेकिन पता नहीं, अब लोक कलाकार तो कभी कहने जा नहीं रहा, उसको तो आजकल जैसे फॉर्म भरने का आ गया, वो कहाँ फॉर्म भर सकता है, उसको कौन बताएगा। उसके लिए तो किसी को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। तो यदि मेरे लिए सोचा गया तो मैं मानती हूँ कि एक बड़ा परिवर्तन था, एक गंभीरता आई लोक कलाकारों को, और उससे ये परिवर्तन आया, ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दूं, कि जो बहुत लोग अपने नाम के पहले लोक कलाकार लगाने में हीनता महसूस करते थे, वो अब बड़े गौरव के साथ अपने नाम के पीछे लोक कलाकार लगाने लगे। कि जैसे बड़े सम्मान की बात हो, पहले तो क्या गाती हैं, फोक गाती, अच्छा ठीक है फोक गाती हैं, अब अच्छा फोक गाती, ये एक सम्मान ज़रूर मुझे लगता है कि दृष्टि बदली है। और जाहिर है एक स्वीकार्यता बढ़ती है तो आपका फलक बढ़ता है, फलक बढ़ता है तो दो होते हैं, एक तो होता है सम्मान मिलता है तो और विश्राम करने लग जाते हैं कि भैया हो गया, बहुत कर लिया। एक दूसरा होता है जिसको लगता है कि जो मैं बड़ा काम कर रही हूँ, उस बड़े काम में इस चीज़ से एक बड़ी सहायता मिली कि मेरे इस लक्ष्य को स्वीकार्यता मिलती है, अभी और चलना है, मैं वही कर रही हूँ। दीदी, जैसे एक कलाकार एक कला साधक भी है और एक परफॉर्मर भी है, दोनों भूमिकाओं में वो रहता है। तो अभी मालिनी जी कैसी रहती है, कला साधक जब होती है तब कैसे, और जब प्रोग्राम से रिहर्सल है वो भी, तो आप कैसे कैसे अलग मेंटेन करती है वो दोनों भी? नहीं, आपका मतलब परफॉर्मेंस के समय? नहीं, परफॉर्मेंस के समय नहीं, जब तो प्रायोरिटीज़ तो आ जाती है, जब प्रोग्राम है तो रिहर्सल होगी, जो भी थीम है हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन खुद के अंदर एक कला साधक भी होता है कि जो मुझे चाहिए अभी मैं प्रैक्टिस करूंगी, रियाज करूंगी, तो ये अभी होता है क्या? नहीं, देखिए तो रियाज तो जब भी होता है उसमें साधक ही जिंदा रहता है, परफॉर्मर जिंदा रहता ही नहीं है। रियाज के समय सिर्फ साधना रहती है। रियाज के समय यदि परफॉर्मेंस आपके दिमाग में है तो आप समझिए साधक है नहीं आप। साधना के समय तो सिर्फ सुर, सरगम, सरगम के पलटे, या कोई भी जो मूड है, कोई चीज़ नई सीखी आपने उसका विस्तार, उस राग का विस्तार। और ये दो जो भेद हैं वो किसी भी कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है फ़र्क महसूस करना। कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मैं अभी अमेरिका गई तो मेरा प्रोग्राम था, अगले दिन उस्ताद अमजद अली खान साहब का प्रोग्राम था। वहाँ पे एक एसोसिएशन है इंडियन अमेरिकन आर्ट्स,
तो मेरा था नेक्स्ट डे खान साहब का प्रोग्राम था, उनके प्रोग्राम के बाद डिनर था, हम लोग खाना खा रहे थे। तो खान साहब ने मुझे बड़ी एक अच्छी बात कही, कहने लगे कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं और अपनी वाइफ जो उनकी हैं मैम सुब्बलक्ष्मी जी, उन्होंने कहा हम लोग आपको बहुत इसलिए मानते हैं, प्यार करते हैं, आप ऑडियंस समझते हो, आप मंच समझते हो। तो मैं मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल रहे हैं मैं क्या बोलूँ, बड़े लोग बोलते हैं तो आपको सुनना चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरु कृपा है आप ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कई बार कलाकार जब ऑडियंस के सामने होता है तो वो साधना और परफॉर्मेंस के बीच में भेद करना भूल जाता है। ये रियाज में या कोई सुर लग गया, वो उसको इतना आनंद है, वो चाहता है वो आनंद जो वो ले रहा है वो आप भी ले आप, लेकिन हो सकता है ऑडियंस उतनी इवॉल्व है ही नहीं। तभी तो शास्त्रीय संगीत जब बोलते थे, जो दरबार में होता था या मंदिरों में पहले होता था, तो उसमें 100 लोग 50 लोग जो शास्त्र को जानने वाले थे वही आगे बैठते थे। उन्हें पता था कि अच्छा कोमल रिकब लगा है, ठीक है ऐसा है, वो भी जानने वाले सुन रहे हैं। और जब रंजन के लिए सिर्फ आ गए, मनोरंजन के लिए, तो फिर उसमें कोई भी बैठा हुआ सामने तो आपको तो बस मन में उतरना है उसके लिए। तो यदि वो उन्होंने कहा परफॉर्मेंस के समय यदि साधक भारी पड़ गया तो जनता पर भारी पड़ जाता है क्योंकि वो जरूरी नहीं कि आपकी इस यात्रा में आपके साथ हो। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हर साधक का नाम हो या शोहरत मिले उसको, नाम परफॉर्मर का होता है। क्लासिकल म्यूज़िक में भी मैं आपको आज बता रही हूँ, बड़े बड़े शास्त्रीय कलाकारों में, और अपने इस उम्र के पड़ाव में अनुभव से बात कह रही हूँ, जिस साधक ने मंच की अनिवार्यता को समझ लिया, परफॉर्मेंस के मन को समझ लिया, उसी कलाकार का नाम हुआ। इतने सारे सितार वादक थे, पंडित जी बने, पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी वो पहले कलाकार थे जिन्होंने लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत में जोड़ा। उन्होंने पहली बार अपने परफॉर्मेंस में जोड़ा कि मैं यदि राग बजाऊंगा, मैं ये करूंगा तो अंत में समापन या तो भटियाली की धुन से करूंगा, एक होली से करूंगा, एक चैती से करूंगा, एक कजरी से करूंगा। आज तक वो ग्रामर सेट हो गया है कि हर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कुछ भी क्लासिकल बजाएगा तो फोक से समापन करेगा। तो ये बहुत सारे थे, मैं नाम लेना नहीं चाहती, उनके समकालीन आपस विवाद चलता रहा कौन श्रेष्ठ है, और उनसे श्रेष्ठ थे भी शायद उनके समकालीन, लेकिन छाना, उतरना, जानना, घुसना, प्रवेश करना, वो ऊपर वाला जिसको दे कि आप समझ जाएं कि भाई ये परफॉर्मेंस जो है वो प्रभु, फिर से मैं बोलूँगी कि बना के भेजता है। साधना तो आप रियाज मेहनत से गुरु कृपा से कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कलकत्ते का एक कार्यक्रम था, मैं ऑडियंस थी, जाकिर जी तबला बजा रहे थे, और ये आज से 25 साल पुरानी बात है। विलायत खान साहब सितार पे, और बजाते बजाते अब आप समझिए कि एकदम अपने मतलब जमाल पे जलाल पर जाकिर भाई भी, और खान साहब के कहने क्या, और पागल कलकत्ता की पब्लिक वैसे ही म्यूज़िक के पीछे, और भरा हुआ सभागार, और ना वहाँ लय चली जा रही है, झाला कहाँ चला जा रहा है समझ नहीं आ रहा। बजाते बजाते अचानक विलायत जी का सितार टूटा, तार, और वो जैसे वो 9 चक्करदार तिहाई लेके आ रहे थे, तिहाई सम पर आने के पहले उनका तार टूटा। उनका तार जैसे ऐसे टूटा, जाकिर का हाथ भी ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया। आपको पता है वो हम लोगों ने भी देखा, सब खड़े हो गए और सबने उस दिन कहा ये सामान्य नहीं है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सेकंड के 100वें के हिसाब से वहाँ पे लय चल रही है, और रिफ्लेक्शन से तबला बजता है, रिफ्लेक्शन से गाना बजाना नाचना सब होता है। जहाँ पे आप बजा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला कब सितार, लेकिन उधर बजा, एंड ही वाज लाइक दिस कि आपका मेरा साथ ही समाएगा चाहे वो हवा में आए। ये जो हमने देखा है अपनी आँखों से, ये एक
मुझे लगता है कि ये प्रभु कृपा है, ये शायद बहुत रियाज साधना के बाद कृपा आ जाती है। लेकिन ये तो एक आपको मैंने एक वैसा एक घटना बताई जो मैंने इस प्रकार की कई चीज़ें देखी हैं, लेकिन आम तौर पे परफॉर्मेंस में डेफिनेटली आर्टिस्ट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज मेरी उम्र 56 बरस की है, तो मैंने शायद 50 साल सीखा, लेकिन जो सुनने आया है उसने 5 दिन भी नहीं सीखा। तो मैं 50 साल की साधना उड़ेल दूं आपके सामने, वो मेरी खूबी होनी चाहिए कि 2 गानों में कर दूं। मैं यदि पूरा वही आपको बताने लगूंगी तो आप मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे। आपसे हमको आपकी भाषा में बात करना पड़ेगा। जो ये भाषा समझ लेता है वही परफॉर्मर हिट है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपकी साधना के ऊपर से हम कहेंगे, और हमारे महाराष्ट्र से जो जगह विख्यात परिवार है मंगेशकर परिवार, जिनकी साधना और परफॉर्मेंस दोनों के से लगाव जो उनमें है, उन परिवार में है, जैसे लता दीदी है, आशा ताई है, उषा ताई है, हृदयनाथ जी मंगेशकर है, मीना जी है, तो इस परिवार को जो देन है गॉड गिफ्टेड, तो आपका भी उन परिवार से, मंगेशकर परिवार से काफ़ी स्नेह रहा है। उनसे पहली मुलाकात में आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था? क्योंकि इतना बड़ा परिवार जिसका नाम पूरे श्रोताओं में, लाखों करोड़ों श्रोताओं के मन में है, और उस परिवार में जब आप गए तो आपका क्या अनुभव था और आपकी क्या फीलिंग्स थी, जरा हमें सुनने में आनंद मिलेगा। मुझे लगता है भारतवर्ष का हर बच्चा जो जन्म लेते ही अपने घर से जो संस्कार सीखता है, जिनमें रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, दादी हैं, तुलसी हैं, घर है, वैसे ही लता जी थी कि पहला संस्कार हर शिशु को अपने घर में लता जी का मिला है। मैं भी वैसे ही परिवार से हूँ जहाँ हम लोग पूजते रहे, उनको सुनकर हैरत में पढ़ते रहे, ऐसा कैसे कोई गा सकता है। और जब संगीत में ही चले गए तो रोज़ हैरान होते थे, ऐसा कैसे कोई गा सकता है। मैं आपको एक घटना बताऊं। एक शो आया था जुनून 2008 में, उसके बहुत सारे आज भी वीडियोस यूट्यूब पे हैं। इस शो को भी जब मैंने स्वीकार किया तो अगेन वही जो बात है कि मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया था कि भाषा बदल गई आज युवा की, तो मुझे रियलिटी शो में जाना पड़ेगा। भले ही मुझे कम वोट मिले, जो होता था उस समय निकाल दी जाऊं, हटा दी जाऊं, लेकिन मुझे ये था कि मैं कम से कम 1-2 सोहर बनना, कुछ तो सुना दूंगी, एक वहाँ पे जाकर कुछ तो बात कह पाऊंगी, बड़े मंच पे, बड़े फलक पे। उस शो में जाना मेरे लिए अपने आप में एक रिस्क था। वहाँ पे एक लड़का गाने के लिए आया हुआ था, अकबर, पाकिस्तान से। अकबर उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली जी के परिवार का परपोता था, जिनकी लता जी खुद बहुत बड़ी फ़ैन रही हैं। और एक एपिसोड में रियलिटी शो था तो पूछा गया कि किसकी क्या ख्वाहिश है, तो उसने अपनी ख्वाहिश सरेआम कर दी कि लता जी को बस एक बार मिलना है, क्योंकि हमारा तो वीज़ा एक्सपायर होगा, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, एक बार बस उनके पैर छूने। उन्होंने सुन लिया तो गजेंद्र सिंह जी जो रियलिटी शो के उस डायरेक्टर थे, जिन्होंने सारेगामा अंताक्षरी सब दिए, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। तो जब अगले एपिसोड के लिए शूटिंग में हम मिले तो हम लोग बड़े खुश हुए सुन कर के, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना नहीं था। वो पता चला कि लता दीदी ने बुलवाया और अकबर मिलने गया। हम लोग बड़े खुश कि क्या किस्मत है भाई, लता जी ने बुला करके मिल लिया, हमको अकल नहीं आई, हम भी टीवी पे ये कह देते, जो बचपना होता है। हैरानी तब हुई जब अकबर ने ये कहा कि दीदी सबको सुनते हैं वो, और आपके लिए बहुत तारीफ़ कर रही थी, आपको पूछ रही थी। तो मैंने ऐसे उसको देखा कि मैंने कहा मेरी तारीफ़ करने के लिए मुझे ऐसा कह रहा है। तो मैंने पता किया किसके संग कौन कौन गया था। जब उन लोगों ने भी कंफर्म किया कि नहीं आपके लिए पूछा उन्होंने, तो उस दिन से तो बस समझ लीजिए घर फिल्म का गाना है ना, आजकल पाँव नहीं ज़मीन पर पड़ते मेरा मन मस्तिष्क कुछ वही था। समय बीता, रियलिटी शो ख़त्म हुआ, आई वॉज द रनर अप, हर्षदीप वॉज अ विनर, और 36 एपिसोड का वो पूरा था, जिसमें मैं पहले एपिसोड से सोच रही थी मैं आउट हो जाऊंगी, लेकिन हिंदुस्तान में सबने वोट दे करके मुझे वहाँ तक
उन गीतों को सुनने के लिए आगे पहुंचाया जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं थे, जो कहीं आर्काइव्ड नहीं थे। और जो उस ज़माने में मुझे मिलता था, कहता था मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन, मेरे पापा आपको बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैं समझ गई थी कि शायद मैं हिंदुस्तान की एक ऐसी आवाज़ बन गई हूँ, एक ऐसी चीज़ को जो गुम हो रही है घरों से। तो जब शो ख़त्म हो गया तो दीदी का जन्मदिन होता है 28 सितंबर को, 80वां जन्मदिन था वो उनका, मुझे याद है 2008। तो उसमें मुझे तुरंत फ़ोन आया बधाई का मुंबई से कि भाई पार्टी कब दे रही हैं। और लता दी ने अपने जो फेवरेट आर्टिस्ट्स में जिनसे फ्यूचर में उनको उम्मीद है, उनमें जिन 3 कलाकारों का नाम लिया उसमें एक आप हैं। तो मुझे वाकई यकीन नहीं हुआ। मेरी भांजी थी जिसका फ़ोन आया, मैंने कहा भांग आंग खाई हुई है, ये कैसी मजाक है, ये कैसे कुछ हो सकता है, तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा उस ज़माने में ये सब ये चलता था, फैक्स वगैरह होते थे, मेल्स वगैरह पे भी हम लोग नहीं कर पाते थे। मैंने कहा किस में, उन्होंने कहा HT हिंदुस्तान टाइम्स का ब्रंच जो संडे को निकलता है उसमें उनका निकला है। अब मैंने अपने दौड़ाने शुरू किए तो मैंने एडिटर जो लखनऊ की थी उनको फ़ोन किया कि कैन यू प्लीज़ कंफर्म दिस न्यूज़। तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स बॉम्बे एडिशन को फैक्स करके हमें मंगवाया, जिसमें सोनू निगम, जावेद अली और मेरा 3 लोग का नाम दीदी ने लिया था ब्रंच में। और ये कहा था कि एक लेडीज़ है बनारस की, उनके जो वर्ड्स थे कि बनारस की एक लेडीज़ है जो फोक के गाती हैं, गिरजा देवी की शिष्या, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद। और इसको सुनते ही मैंने सबसे पहले अप्पा जी को फ़ोन किया। तो अप्पा जी ने बताया कि अपने पिताजी के नाम पे हैदराबाद में जो अवार्ड देती थी, मुझको उन्होंने अवार्ड दिया था, उनमें आपस में बड़ा अच्छा संबंध भी था। फिर मेरी मुलाकात हुई एक और शो वॉइस ऑफ इंडिया, मुझे लगता है उसमें राजेश तबला भी शायद बजाए इन्होंने, क्योंकि उसी बैंड के तबला प्लेयर रहे हैं। उसमें बच्चों का था लिटिल वंडर्स, तो उसमें वो जज थी, आई थी। तब मेरी दीदी से पहली बार भेंट हुई और वो जो उनका कंधे पे रखा हाथ, उसका स्पर्श अभी भी महसूस करती हूँ। जब अभी क्योंकि वो पिछले 2 साल से तो इतनी अस्वस्थ थी, अभी जब पंडित दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए बुलाया गया, आशा ताई को दिया गया, तो उसमें हमको भी सम्मिलित होने के लिए मंच से बुलाया गया। तो मैं जब घर गई और उसके पहले की एक घटना बता दूं, सॉरी ये इतना बड़ा विषय है। आपको पता है अयोध्या में भगवान राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि लता जी के न रहने के बाद कि वहाँ पर लता चौक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लता जी की मूर्ति नहीं होगी, एक वीणा उनकी जगह पे लता चौक पे बड़ा साइज, आप इट इज़ सीइंग इज बिलीविंग, लाइफ साइज बड़ी वीणा। तो मुझको जब बोला गया कि आप उसकी डिज़ाइनिंग या आप ज़रा देखिए कि क्या किस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, तो मुझको ये इतना बड़ा अपना एक सौभाग्य लगा कि मुझको बोला गया। तो मैं और यतीन्द्र मिश्र थे, और वो जब वो लगा, वो बना, तो बड़े प्रसन्न उनका पूरा परिवार आया। तो मुझको मेरे लिए साड़ी आई, और उस साड़ी में नारायण पीठ जो महाराष्ट्र के पुणे, उसमें लिखा हुआ था शुभ आशीष मंगेशकर परिवार। मैं तो बस मेरे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि ये वो मंदिर की तरह से है मेरे लिए साड़ी। तो मैंने मंदिर में पहले वो सबसे पहले साड़ी चढ़ाई। तो जब उन्होंने घर बुलाया और मैं गई तो 2 घंटे उषा ताई और हृदयनाथ जी मुझे सुनते रहे। आदिनाथ जी भी थे और मयूरेश भी थे, मयूरेश भाई। तो इतनी देर सुनते रहे और मुझको लगा कि इस कमरे में ऐसा संगीत और ऐसी वो देवी रही हैं यहाँ पे। और जो मंदिर है वहाँ पे आपने देखा, वहाँ पे जब उन्होंने मेरे का सौभाग्य तिलक करके मुझे पुनः साड़ी दी, तो मैं बता नहीं सकती, वो एक मेरे लिए तीर्थ यात्रा इससे कम नहीं है। बहुत बहुत सौभाग्य है। क्या बात है। प्रभु कुंज जो मंगेशकर परिवार का निवास स्थान है, वहाँ पर मैं भाग्यवान समझता हूँ कि काफ़ी बार आना जाना रहा है। और आपने जिस मंदिर का जिक्र किया है, वाकई एक सरस्वती मंदिर जैसा वहाँ पे माहौल है, पॉजिटिविटी है। और संगीत में हम लता दीदी एवं मंगेशकर परिवार को एक सरस्वती माँ बोल के हम लता दीदी को कहते हैं। और आपने जो अनुभव बताया, वाकई में बड़ा आनंद मिला इस अनुभव सुनते हुए। मालिनी जी, आप
आपका परफॉर्मेंस, सबसे पहला परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस में आपने सबसे पहले क्या गाया माइक पे और आपकी क्या भावनाएं थी, वो भी हम सुनना चाहेंगे। साधना अलग बात है जैसे आपने कहा है, परफॉर्मेंस अलग बात है जैसे आपने कहा है, पर जब परफॉर्मेंस के लिए आप फर्स्ट टाइम मंच पर आई, माइक पर आपने पहला जो परफॉर्मेंस किया, तब आपकी क्या भावनाएं थी श्रोताओं के साथ और आपकी पर्सनल? देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से गा रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से। तो परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं कि जहाँ पे औपचारिक रूप से आपको बैठाया जाए, आपका नाम अनाउंस हो, वो परफॉर्मेंस हुए। वरना आप यदि पूछें तो 5-6 साल की थी तब से गाती थी, नाचती थी। तो वो लोग बहुत बेधड़क, हमेशा से पहली स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रम हैं कि स्टेज पर जैसे बैठ कर के गाती, कहीं पर भी हुआ हो तो मुझे याद है कि 10-11 साल की थी तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के लिए सबसे पहले राग यमन की बंदिश ही गाई थी, जिसमें अनाउंस हुआ हो कि आपके सामने गाने आ रही हैं। तो क्लासिकल म्यूज़िक ही था। और उसके बाद फिर जो परफॉर्मेंसेस थे तो फोक खूब गाती थी, गज़लें खूब गाती थी। और लखनऊ, गोरखपुर में मैं रही हूँ 18 साल तक। तो तब तक मुझे लगता है मैं करीब 700-800 कार्यक्रम कर चुकी थी, 17-18 साल तक। जैसे आप अनूप जी का सुनते हैं ना, बचपन से। अरुण जी क्या, तो ये था कि पिताजी इसके साथ ही वो करते थे, लेकिन अनौपचारिक रूप से कि बस यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ गा लो, वहाँ गा लो। और मुझे लगता है वो ट्रेनिंग कमाल की होती है। वो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको कहीं भी खड़ा कर दो, आपको एक जैसे कहते हैं ना, ये चौराहे पे खड़ा कर दो, मजमा आदमी खड़ा कर लेगा। अनूप जी की वही ट्रेनिंग है। अपने साइकिल पर हारमोनियम लेकर अनूप जी को मैंने गोरखपुर में जेसीस क्लब के लिए सुना था, पैंट शर्ट पहन कर आए थे गाने। तो मुझे याद है वो लेट हो गए थे प्रोग्राम के लिए, वो बहुत, अरे मैं रही होंगी 7th में थी। तो उनके पिताजी का बहुत नाम था, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। और अनूप जी का पहला एल्बम आ गया था तो नाम बहुत जल्दी हो गया था, इतनी छोटी उम्र में। तो पता चला लोग कलाकार का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आए नहीं। तो अनूप जी जब आए हैं वहाँ पे, तो मुझे याद है कि वो पीछे पीछे वो आगे चल रहे हैं, एक आदमी हारमोनियम पकड़े पकड़े सीधे चल रहा है। तो उन्होंने नमस्ते दुआ सलाम कुछ नहीं, हारमोनियम रखा, बाजे पर से वो हटाओ, गाना सीधे शुरू 1 मिनट के अंदर। और आज भी अनूप जी वैसे ही हैं, उनके अंदर वही तेजी, वही आज भी पहले मंच है, थकन अकन कुछ नहीं। तो वो मुझे लगता है जो बच्चे बहुत बचपन से शुरू कर देते हैं और हर माहौल में गाने लगते हैं, ये नहीं कि अब भाई ऑडियंस हो, अब मेरा नाम अनाउंस हो, अब सब कुछ कायदे से हो, तो देयर इज़ नेवर अ परफेक्ट टाइम। फिर तो वो मुझे लगता है कलाकार हरफन मौला हो जाते हैं। आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस, जैसे आपने कहा कि यमन की बंदिश आपने गए, तो स्थाई की 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे आपसे। मैं वारी वार जाऊं प्रीतम प्यारे, मैं वारी वारी जाऊं प्रीतम प्यारे, जब आएंगे मोरे मंदिरवा, जब आएंगे मोरे मंदिरवा, मैं वारी वारी जाऊं प्रीतम प्यारे, मैं वारी वारी जाऊं
प्रीतम प्यार फूलवन से जब सवारूंगी बारम और डारूं गरहरवा में बारे बारे जाऊं प्रीतम प्यार मैं बारे बारे मैं बारी बारी जाऊं मैं बारी बारी जाऊं मैं बारी बारी जाऊं वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छी, क्या बात है, क्या मैं एक बात। बात कहूं, हमारे कलाकारों को यहीं बैठा लीजिए, यहीं कार्यक्रम कर लेते हैं। नहीं, सच कह रहे हैं। मतलब इसके बाद फॉर्मल में न करके आप बातें करते रहें तब तक ये लोग साउंड वो कर लें। गाना तो शुरू हो ही चुका है। देश पांडे जी कहिए, है ना? आइए, जब तक हम लोग बातें कर रहे हैं आप लोग साज यहीं बैठ जाओ। राइजर को मारो गोली, ऐसे बैठो। राइजर लग जाएगा तो आइए। हाँ हाँ, बात करते करते, क्योंकि एक बार सुर छिड़ गया तो फिर अब बहुत अच्छे, एक माहौल बना दिया है कि आपने। यस, इस आपने जो शास्त्रीय संगीत सीखा है, बेस आपका शास्त्रीय संगीत है जी बिल्कुल। हाँ, तो संगीत एक ऐसा सागर है कि आप फोक संगीत हो, गज़ल हो या भजन हो या फिर कुछ भी संगीत में जितने भी प्रकार है, सबका बेस जो फाउंडेशन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। और जिस तरह से आपने शुरुआत की है आपके करियर की शास्त्रीय संगीत से, कि हर कलाकार एक साधना करके मंच पर आता है। परफॉर्मेंस कुछ भी हो, आप लाइट वोकल में रहो, सेमी क्लासिकल में रहो या फिर प्योर क्लासिकल में रहो, परफॉर्मेंस इज़ परफॉर्मेंस। और जो साधना और परफॉर्मेंस का जो मेल आपने साधा है और जो मेल साधते हुए आपकी जो जर्नी है, उसमें आप पद्मश्री सम्मानित होकर आज इस मकाम पर पहुँचे हैं, वाकई बहुत तारीफ़ काबिल है। और हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे बीच यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर आए हैं। और क्या आप सचिन भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रियलिटी शो के बारे में मुझे ज़रा जी आपसे पूछना था कि आपकी फिर से एक बार जो शुरुआत हुई थी वो रियलिटी, ठीक कह रहे हैं। जी, तो वो अनुभव कैसा है रहा, और तब का रियलिटी शो और आज का रियलिटी शो, इसके बारे में भी। देखिए, वो मेरे लिए नया जन्म था। एज एन आर्टिस्ट आई गेव माई सेल्फ अ सेकेंड चांस, आप ये कह सकते हैं। आई गेव माई सेल्फ अ सेकेंड चांस बिकॉज वो जब की बात है, आई वॉज नॉट वेरी यंग, 40 साल के ऊपर, 40 साल की थी मैं, तो मैं कोई बहुत छोटी नहीं थी। और वहाँ जितने कॉन्टेस्टेंट्स थे उन सबसे उम्र में बड़ी थी। और वो कॉन्टेस्टेंट्स हमारे साथ, आप सोचिए कौन कौन थे। कविता सेठ, हर्षदीप, लखविंदर वडाली, कल्पना पटवारी, शारब दोषी जो इतना जो गाते हैं। तो वो शो ऐसा था जिसमें 3 विधाओं का आपस में मुकाबला था। तो जब जो मेकर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको करिए, तो मैंने उनको पहले इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस समय तक भैया रियलिटी शोज़ बड़े अलग मिजाज की तरफ चले गए थे कि मैं तुम्हें रोज़गार दूंगा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। जजेस उस तरह से बोलते थे और कॉन्टेस्टेंट्स रोते थे। बड़ा हाई पिच ड्रामा रियलिटी क्रिएट की जाती थी। और मैं एक इज़्ज़तदार घर से सीखी हुई एक ऐसी गुरु की शागिर्द कि मुझे लगता था कि मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे, मेरे परिवार के संग गुरु का भी बोझ है। वो मुझे सबकी इज्जत रखनी है, अपनी रखनी है, अपने गुरु की रखनी है, अपने परिवार की रखनी है। कहीं किसी ने ये कह दिया सब अच्छा था, सुर नहीं लगा, मैं तो वहीं कट के गड़ जाऊंगी कि फिर मेरा आना। क्योंकि रियलिटी शो में इतना आसान है किसी के लिए कुछ भी कह देना। एंड रियलिटी शो का मतलब ही यही है कि इट्स रियल। लेकिन रियल में पर्दे के पीछे जो होता है आपको नहीं पता चलता, कि कभी किसी की कोई ग्रज हो, किसी को नहीं सुनाई दिया, या आप हम लोग गाते हैं पीछे तानपुरे रहते हैं, मॉनिटर्स इतने तेज़ रहते हैं, बगल में हारमोनियम है। रियलिटी शो में आपसे
साज जो बज रहा है 30 फीट दूर है, हारमोनियम, यू आर डिपेंडेंट ऑन मॉनिटर्स। तो वो आप ईयरफोन लेके गाइए, वो सब जो हम लोग क्लासिकल सीखे, मेरे लिए तो बिल्कुल इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। हम लोग उस तरह से कभी गाए नहीं, कभी सीखे नहीं, तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए। लेकिन मैंने तब पहली बार 2 बदलाव लाई। एक तो प्रेजेंटेशन में कि मैं हमेशा साड़ी पहनती सीधे पल्ले की और वही पहनकर गाती हूँ, आज भी ठुमरी के कार्यक्रम में वही पहनती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, भारत की जो पारंपरिक स्त्री, उसका जो घाघरा चोली और ये सीधा पल्ला जो हम लोग क्या बोलते हैं, नक्शिक 16 श्रृंगार, मैं उसी अवतरण में आऊँगी। क्योंकि आज दुर्भाग्य से लोग, ये टीवी पे आ रहा है तो सुनेंगे बाद में, पहले देखेंगे। और 2 मिनट का गाना, एक गाना 2 मिनट का जाना है, 2 मिनट का कट, 2 मिनट में आप फिल्म में तो क्या है, अब जैसे मेरे संग वहाँ पे फिल्म के गाने वाले भी थे ना, उसमें अलग अलग यॉनर्स थे। अब यदि मैंने आपको बोला हे हाँ, आपको पता है मेरे सपनों की, आपको पता है क्योंकि आप इतना उसको सुन चुके हैं, टिंग टंग 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 टंग, आपको पता है गाना क्या है। ये छोड़िए, कोई पुराना गाना ले लीजिए, यदि ओपनिंग म्यूजिक शुरू हुआ, आपको पता है गाना क्या है। इतना सुन चुके हैं हम लोग विविध भारती और सिलोन की कृपा से। लेकिन फोक में मैं क्या गा रही हूँ ये तो किसी को पता ही नहीं, रिकॉर्डेड भी नहीं है। और मैं वहाँ पे कह रही हूँ राम जी के भइले जन्म, किसका जन्म भैया, कौन राम जी का जन्म, अच्छा कहाँ मनाया, और सुना रहा किसको, कश्मीर से कन्याकुमारी, उड़ीसा से द्वारिका, नया ऑडियंस। तो मैंने कहा परिधान बदलेगा और लोक की जो शैली है, संवाद शैली की बता के गाऊंगी, वो शैली मैंने बदली। और उस रियलिटी शो में मैं जो मैंने कि कह लीजिए आई गेव माई सेल्फ अ न्यू चांस, तो वो जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस था काम आया, अध्ययन का, पढ़ने का। सो वॉट एवर आई वॉज सिंगिंग, रियाज क्लासिकल उसमें काम आया, क्योंकि अल्टीमेटली सांस पर नियंत्रण, कंट्रोल, ये सब तो क्लासिकल म्यूजिक से ही आता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग ये 6ठा दिन है जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, आवाज़ मेरी बिल्कुल गई हुई है। यदि ये शास्त्रीय संगीत का रियाज ना हो तो ना तो वो हिम्मत और जज्बा हो सकता है कि मैं गा जाऊं, नहीं हो सकता। उसी का ये एक कह लीजिए एक बहादुरी और जो साधना जो आपने बोली वही आती है। तो रियलिटी शो में अच्छी बात जो मेरे लिए रही कि मैंने उसमें 36 प्रकार की चीज़ें दिखाई, जो मुझे लगता है अचीवमेंट। टोना सुनाया, टोना क्या होता है, और वहाँ पे सब पूछते टोना क्या होता है, टोना मालूम ही नहीं। हमने कहा भाई नज़र न लग जाए दूल्हे को, इतना सुंदर लग रहा है। तो दूल्हे की माँ टोना गाती है, दुल्हन की माँ टोना गाती है। अब मैंने इसलिए लोगों को लगवाया कि आप लोग बैठे रहिए और सवाल पूछते रहिए, मैं गाती जाती हूँ। समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? इट विल बी अ रिचर conversation and presentation instead of me preparing to sing. आ जाओ भैया, सचिन बस सुर दो। देखिए ये सचिन नाम महाराष्ट्र में तो है ही, हमारे उत्तर प्रदेश में भी सचिन नाम खूब चलता है। आइए, तो उसमें सुर यही रखना भैया जी। तो मुझको यहाँ पे पहले में मैं गई तो मैंने याद है आज भी मुझे, जब उसका शहरों में ऑडिशंस के टूर्स हुए तो दिल्ली ओबेरॉय में हुआ। तो मैं जब वहाँ पर ऑडिशन में गाने के लिए गई तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब थे, इला जी थी। तो उन्होंने कहा तो तुम जल्दी से बता दो मुझे क्या गा रही हो। तो मैंने पहले अनाउंस किया हाँ कि मैं एक सोहर सुनाने जा रही हूँ। सोहर ये होता है, मैंने सब बताया। अगले एपिसोड आया तो मैंने कहा मैं फगुआ गा रही हूँ। तीसरे में कहा मैंने नकटा। तो इलाहा जी ने मुझसे कहना शुरू किया, यही सुनो, आप तो मंच पर डायरेक्टली नहीं बताओगे, मुझे बता के जाया करोगे क्या गा रही हूँ। आई शुड नो, आई फील लाइक अ ब्लैंक। तो वो एक जो जानकारी थी अध्ययन की, जो अपने अनुभव से सीखा था, उसको मंच पे इसलिए पेश करना कि लोग जाने कि ये हमारे पूर्वजों की थाती रही है, जिसमें इतना नॉलेज ट्रेडिशन है, इतना ज्ञान परंपरा, इतना विजडम है, इतना सबको जोड़ने का मतलब उस रियलिटी शो की आपने बात करी है, मैं वहीं से शुरू करके बहुत सारे गाने आपको बताती हूँ कि वो कई बार उस रियलिटी शो ने मुझको भी, आपके उत्तर दूँ तो, मदद की ग्रो करने में।
पहला तो एक ग्रो करने में है कि जो एक आपका कॉन्फिडेंस ये ब्रेक हो जाता है कि भाई एज अ परफॉर्मर व्हेन यू गो आउट देयर यू हैव टू बी यंग, यू हैव टू बी अ रॉक स्टार। रॉक स्टार, तो हमने कई फोक को रॉक स्टार की तरफ पेश करना है। सो आई हैव टू बी अ रॉक स्टार परफॉर्मर। तो रॉक स्टार्स क्या करते हैं, हे आर यू देयर औरंगाबाद, यही सब बोलते हैं। तो हमने कहा हमको वो सब करना नहीं, जो मैं हूँ मैं उसी शैली में आऊँगी, लेकिन उसमें यदि मुझे अभिनय करना है, मुझे नाचना है, मुझे गाना है, जो वो गाना कह रहा है मैं वो करूँगी। तो वो एक इन्वेंशन कह लीजिए मेरे लिए भी था, एंड पीपल लव्ड इट, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल मीडियम था। इट मेड ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द सॉन्ग। एंड सेकेंडली बहुत सारे लोगों को जिनको लगता था कि उत्तर प्रदेश का लोक संगीत माने सिर्फ भोजपुरी के रौंची गाने जिसमें बड़े सतही अश्लील गाने होते हैं, वो धारणा टूटी। लोगों को ये भी समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में ब्रज है, बुंदेली है, अवधी है, और लोगों को ये भी समझ में आया कि हर मौसम, हर जीवन के हर दुख सुख, हर संघर्ष, हर संस्कार से जुड़े हुए गाने हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाए कि जीवन में निराशा कभी न रहे। सुर हर चीज़ से जुड़ा है। आप तेल निकाल रहा है कोल्हू से तेली, तो गाना है। बैलगाड़ी में जा रहा है चरवाहा, तो है। गरेड़िया जा रहा है तो गाना है। पानी बरसा तो गाना, नहीं बरसा तो भी गाना है। लड़की के हल्दी लगी तो गाना है, ब्याह नहीं हो रहा तो पिता गाना गा रहा है। और वो करते करते मैं तो चूँकि मुझे लगता है कि वो उस समय तक नहीं आया होता शो, तो 10 किताबें मैं अब तक लिख चुकी होती, क्योंकि वो जो मेरे भीतर का जो ज्ञान शब्द तो बहुत कहने में बड़ा लगता है, जानकारी कहूँगी, जानकारी थी, वो प्रस्फुटन मांग रही थी, वो प्राकाट्य मांग रही थी कि वो सामने आना चाहिए। इट नीड्स एक्सप्रेशन। और मैंने तब सोचा कि ये जो एक स्कॉलर है भीतर, जो उस चीज़ को समझ रहा है, ट्रेडिशन को, वो एक एंटरटेनर लेकर आए तो कैसा रहेगा। कि ये लोग एंटरटेनमेंट की भाषा समझते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यहाँ माएँ बैठी बहुत सारी, बच्चे को जब दाल चावल खिलाती हैं बचपन में, तो आप देखिए क्या नाटक नहीं करना पड़ता दाल चावल खिलाने के लिए। कहानी सुनाती हैं, 10 बार सुन चुका वही कहानी सुनाती हैं, कहानी गढ़ती चली जाती हैं। फिर वो बच्चा, मुझे याद है मेरा बेटा छोटा स्कूटर पे चलता था तो कहता था एक चक्कर काट के आऊँगा तब एक और खाऊंगा। तो एक चक्कर हम बैठे हैं ऐसे एक और हाथ में पकड़े हुए, एक चक्कर काट के आ रहा, फिर कुछ आगे सुनाया। फिर मैंने, मुझे याद है एक अपने आप कहानी गढ़ी थी उसके लिए कि दाल और चावल में शादी कैसे हुई, कि पीले रंग की दाल थी और चावल कहाँ का रहने वाला था, और फिर दोनों मिले, शादी घी ने कराई तो घी ऐसे पड़ा और स्वाहा हुआ तो घी पड़ के तब वो घी खाता था। कहने का मतलब ये है कहानी सुनानी पड़ती है ना। तो मैं इतनी देर तक आपको जो सुना रही थी कहानियाँ ही सुना रही थी, अब गाना सुनाऊंगी। ये कहानियाँ सुनाते हुए गाना सुनाना, कि माँ को पता है कि बच्चे को तो घी पहुँच गया ना, अन्न पहुँच गया, उसको जो थकन हुई उसको छोड़ो, उसका काम है, उसको मुख्य उद्देश्य बच्चे का तन में अन्न लगना चाहिए। उसे पता भी नहीं वो घी खा रहा है, लेकिन उसको पता कहानी अच्छी थी। तो जो हम काम करते हैं वही करते हैं। यहीं पर मैंने कह सकते हैं कि अपने अध्ययन की साधना, विभिन्न गुरुओं से सीखी हुई अपनी समझ को अपनी संगीत साधना से जोड़कर परफॉर्मर की दृष्टि से लोगों तक पहुंचाया। बहुत अच्छे। ये कमाल है, आपने ऐसे सवाल पूछा है जो आपने साधना परफॉर्मर पूछा, तब मैं ये बात बोल भी रही हूँ, वरना तो ये ना कोई समझता नहीं बोलने वाली बातें हैं। साधना में और आपके परफॉर्मेंस में, आपके इस थ्रू आउट आपका जो बिगिनिंग और अब तक का जो सफ़र है, उसमें कई उतार चढ़ाव हर कलाकार के इसमें आते हैं। तो सबसे अच्छा अनुभव और कुछ ऐसा बुरा अनुभव भी आ सकता है, तो वो अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारे ज्ञान में एक वृद्धि हो जाएगी कि आप किस तरह से इस किरदार को निभाते हुए इस मकाम तक पहुँचे। देखिए 2008 के बाद तो मैं कह सकती हूँ कि प्रभु की कृपा रही, गुरु कृपा रही, और
बहुत कृपा रही है। उसके बाद तो हर साल, हर दिन, हर महीना पहले से बेहतर होता गया। लेकिन संघर्ष बहुत आए। संघर्ष ये आए कि एक स्त्री, एक महिला कलाकार पहली बार तो मंच के कार्यक्रम जब देती है तो बहुत सारी वर्जनाओं को मैंने तोड़ा। बहुत सारी जो मानी हुई तयशुदा राय थी उनको तोड़ा। जैसे आई डांस्ड एंड परफॉर्म्ड। अब हमारे यहाँ पे नाचना उसको लेकर के शास्त्रीय संगीत की परंपरा में ठीक है, या लोक में है तो जैसे तमाशा है, लावनी है, लोक नृत्य की परंपरा है जिसमें नृत्य आता है, या तो वो नृत्य करिए। लेकिन मैं एक नई विधा को लेकर आई थी कि मैं लोकगीत गा रही थी जिसमें मैं निर्गुण भी गा रही थी, सोहर भी गा रही थी, मैं बन्ना भी गा रही थी, धान रोपनी के गीत गा रही थी, धोबिया के गीत गा रही थी, कहार के गीत गा रही थी और नाच रही थी। कहार कैसे लेके चलता है, धोबिया कपड़ा कैसे ही कपड़ा पछोड़ता है। मैं अभिनीत भी कर रही थी, नाच रही थी। जब भी नया कुछ होता है तो लोग संशय से भी देखते हैं, आलोचना की दृष्टि से भी देखते हैं, और वो हुआ। तो वो तय मुझे करना था कि इससे हतोत्साहित होना है कि और आगे बढ़ना है। तो हमेशा नई चीज़ के प्रति लोगों को संदेह होता है, तो मैं वो सब मैंने सोचना ही बंद कर दिया। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा एक मानसिक तनाव ज़रूर रहा कि बहुत बड़ी कह लीजिए जो कार्यक्रम में उस दौर में भोजपुरी में बहुत अश्लील गाने उस समय आ रहे थे। इतना मैं कहूँगी धूमिल हो गया था बाजार शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, कि कई बार ऐसा होता था कि हम मंचों पे गा रहे होते थे, मुझसे पीछे या मेरे आगे ऐसे कलाकार होते थे कि जिनके संग हम खड़ा होना नहीं पसंद करें, जिनके गाने सुन के और ये लगता था कि देखिए आपको भी सब उसी खांचे में, आपका भी नाम है। एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे याद है गाज़ियाबाद में एक कार्यक्रम था, सब तय हो गया और एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपका पोस्टर लगा है। तो एक काफ़ी हल्का गाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे, आजकल तो कोई उनका नाम लेता भी नहीं। मेरा पोस्टर में उनके संग फोटो में नाम छपा था। तो मुझको बड़ा, देखिए तब की मालिनी और आज की मालिनी में भी अंतर है। आज तो मैं हंस करके इन चीज़ों पे चर्चा भी कर सकती हूँ, लेकिन वो मॉरलिस्टिक जजमेंटल सोसाइटी में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने वाली एक लड़की की ऐसी कहानी थी जहाँ मैं बहुत सचेत थी। और वहाँ मुझे बड़ी, मैंने तुरंत आयोजिका को फ़ोन किया, लेडी थी, मैंने कहा भाई उनके संग मेरा कार्यक्रम कैसे आपने रख दिया? तो बोले नहीं, उनका आप बाद में गाएंगी, वो पहले। मैंने कहा मैं अब गाऊंगी ही नहीं, आपने मेरा पोस्टर आप मुझे बताएं। तो पहले दिन हमको सीख मिली कि आज जब भी किसी का होता मैं पूछती हूँ और कौन कौन कलाकार हैं। तो मैंने पहली बार, मुझे बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग माय हस्बैंड ये मना किया, कार्यक्रम को मना मत करो, क्योंकि बहुत अनप्रोफेशनल होने की एक छवि जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ज़िंदगी में एक ये भी उसूल बनाया कि मैं हाँ के संग ना करना भी सीखूंगी, कि कुछ चीज़ें हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं यदि पोस्टर मेरी गलती से नहीं, उससे छप गया है, तो अब ये संदेश देर सबेर दिल्ली से लेके बिहार उत्तर प्रदेश चला जाएगा कि उनको मत बुलाना, ऐसे कलाकारों को बुलाना और मत बुलाना। ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रोग्राम जाएंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं करना। और नहीं, मैं नहीं गई। और वो एक रियलिटी शो सुर संग्राम आता था जिसमें राजेश साथ में तबला बजाते थे। बिल्ली आई क्या? अरे वाह, ये मैं पहचान गई हूँ कि मेरे घर 5 बिल्लियाँ हैं। तो ये इन्होंने देखा है, उसमें सारे कलाकार साथ में रहते थे। तो मेरा एक ही चीज़ को लेकर के झगड़ा होता था, जब कोई हल्का कोई गाना गाने आ जाए। वैसे तो गाता नहीं था क्योंकि मैं जज थी, इसमें तो डरते थे, लेकिन यदि प्रस्तुति की दृष्टि से कुछ भी लगा तो मैं तो, एक लड़की को मैंने 10 में 0 नंबर दिया। तो आज तो सांसद है मनोज तिवारी जी, वो एंकर थे, इनके सामने की घटना है। हाँ, वो लड़की का मैं नाम नहीं ले रही, तो वो बोले काहे दीदी ओकर कौन गलती रहे, ओकर नंबर काहे ओके 0 दिया गई, ओकर गलती ना रहे, प्रोडक्शन की गलती रहे। मैंने कहा कि उसको मंच में कहा कि यदि तुमको विवेक नहीं कि तुम क्या गा रही हो तो फिर इस संगीत के क्षेत्र में मत आओ, क्योंकि यदि सिर्फ इसलिए आई हो
कि दूसरे क्या कह रहे हैं तुम कर रहोगी, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारी चेतना कहाँ है कि तुम अपनी क्या छवि लेके जाना चाहती हो। और दूसरी चीज मैंने कहा वापस जाना है कि नहीं, झारखंड वहीं की थी, वहां जाना है कि नहीं, घर समाज में रहना है कि नहीं। तो दूसरे के द्वारा ड्रिवन कब से, तो वो मेरी जो एक स्वतंत्रता सोच में थी उसको मैं अपने संगीत में भी रखा, प्रस्तुति में भी रखा। लेकिन ये संघर्ष होता है बड़ा मुश्किल, जिसमें कि लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, बड़ा एटीट्यूड है, बहुत सख्त मिजाज हैं। जब धीरे धीरे सब जान गए तो उन्हें सबको पता था कि एकदम ज़मीन से जुटी हुई धरातल की हैं। उस समय एक वो संघर्ष था कि एक खांचे में मुझे कैद ना किया जाए, और मैंने उस संघर्ष से वो जगह अपनी अलग कर भी ली। तो ऐसे बहुत जगह, एक कलाकार और थे, मेरा प्रोग्राम था तो उन्हें डर था कि मैं ज़्यादा हिट ना हो जाऊं, तो ये सब भी हथकंडे हुए कि वो अपने 20 लोगों को लेके आए, उन्होंने हुट कराया, मुझे मंच से हुट कराया। तो हम भी खिलाड़ी बने ना धीरे धीरे सब देखते हुए। तो मैंने देखा कि मैं गा रही हूँ और 20 ही लोग हैं जिन्हें गाना नहीं समझ में आ रहा, बाकी लोग समझ रहे हैं। तो मैं, पहला अनुभव था, मैं उतर करके आ गई और उस दिन बड़ा दुखी हुई। ये लखनऊ महोत्सव की घटना है। मैं बड़ी दुखी हुई, लौट करके आई, किनका किया धरा था वो भी पता था मुझे। 2 साल बाद उसी कलाकार से फिर सामना हुआ, उसी कलाकार से सामना हुआ। अगली बार उन्होंने पुनः प्रयास किया मंच पे। जैसे ही प्रयास किया, मेरे को लगता है आप लोग थे, ये थे तबले पे, तो वहाँ पे चुनाव संहिता लगी हुई थी, 10 बजे के बाद कार्यक्रम हो नहीं सकता था। अब की बार उन्होंने ये हथकंडा लिया कि 9:30 तक खुद ही गाते रहे कि इसको 10 मिनट ही दे। मतलब पॉपुलैरिटी से ईर्ष्या, ये सब होता ही है। 10 मिनट 15 मिनट में क्या कर जाए हम कि भाई आयोजक ने पैसा दिया है और प्लस पब्लिक सुनने आई है, और पता है कि 9:55 के बाद प्रोग्राम हो नहीं सकता है कि सरकारी वो लगी हुई है। तो मैं चढ़ गई मंच पे चढ़ गई, बिना बुलाए। आयोजक डर रहे हैं कि भाई वो आदमी आर्टिस्ट बड़ा है, उसके सामने कैसे। शत्रुघ्न सिन्हा जी वगैरह भी सब बैठे थे मंच पे। मैं ऐसे आ गई कि मुझे सब देख लें। अब जब मुझे सबने देख लिया तो सबने ताली बजानी शुरू कर दी, तो फिर वो जो कलाकार थे जिन्होंने मंच छोड़ा नहीं था तब तक, उन्होंने भी कहा अरे देखिए आ गई, सबने ताली बजाई। वो जैसे जाने लगे, मैंने पकड़ा हाथ, ये सच बता रही हूँ मैं, हाँ इन्होंने क्या देखा है, हमने ऐसे पकड़ा हाथ, हमने कहा इनकी बड़ी कृपा रहती मुझ पर। और आज जो है इन्होंने वादा किया कि 10 बजे तक हम लोग साथ यहीं खड़े होकर गाएंगे। हमने कहा गाएंगे ना, अरे बिल्कुल भाभी दीदी जो भी वो कह रहे थे कहने लगे। और उसके बाद मैंने नॉन स्टॉप उस दिन सीखा मैंने कि यदि हमें 30 मिनट बिना रुके एक रेल चलानी है जनता के मनोरंजन के लिए, तो वो क्या होना चाहिए। 10 गाने एक ही लय में, एक ठेके में, ताल में, होली फगुआ मुझे याद है, फरवरी मार्च सब कुछ गा करके लास्ट में ये स्थिति थी कि जय जयकार हो रही थी। तो मैंने ये सीखा कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपना मंच खुद सजाना पड़ता है, और कोई किसी को जगह देता नहीं, अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। तो संघर्ष बहुत है, ऐसे न जाने कितने इससे। मालिनी दीदी, ठीक है। आपके जो अनुभव, संघर्ष और वाकई सबके लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा। और अभी हम राम कथा काव्य आपका सुनेंगे। हम अभी तक हम आपसे जो बातचीत करते रहे, काफ़ी आपका जो सफ़र में आपके जो अनुभव है वो हमें छत्रपति संभाजी नगर के सभी श्रोताओं को सुनने को मिले। और पद्म फेस्टिवल के उपलक्ष्य में आप यहाँ पर उपस्थित रहे, इसके लिए मैं हम सभी की ओर से, शहरवासियों की ओर से और पद्म फेस्टिवल के आयोजक की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप ऐसे ही हरदम हमारे शहर में आते जाते रहिए। और अभी आपके सभी साथी कलाकार, इनका भी हम फिर से एक बार सभी स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत आभार। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इतनी बातें तो मुझे याद नहीं कभी किसी अच्छे पॉडकास्ट में भी करी हूँ जितनी आज करी है। उसका कारण ये है कि दोनों बहुत, एक तो संगीत को
मंच को इतने मतलब समझने वाले लोग हैं, इतने अच्छे प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।